हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर ऋतु। मैं जयपुर स्लीप सेंटर में स्लीप लैब मैनेजर हूँ। और स्लीप लैब जैसा कि काफ़ी नया शब्द है आप लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग नहीं जानते स्लीप लैब क्या होती है, वहाँ क्यों जाते हैं, किस तरह का टेस्ट होता है। तो आज उस बारे में मैं बताऊंगी आप लोगों को कि एग्जैक्टली होता क्या है स्लीप लैब। तो सबसे पहले हम बात करें कि नींद हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जब हम दिन भर में काम करते हैं, थक जाते हैं, तो हमारी शरीर को रेस्ट की ज़रूरत होती है, एक रेजुविनेशन की ज़रूरत होती है, ताकि नेक्स्ट डे वापस से आप पूरी एनर्जी से भरपूर होके फिर से अपने काम को, अपने दिनचर्या को उसी तरह पूरा कर सकें। तो नींद वास्तव में जब आप सोते हो तो आपकी नींद में क्या होता है, नींद किस तरह से स्टेजेस में बटी होती है, ये हम देखेंगे। तो नींद हमारी साइक्लिक पैटर्न में बनी होती है, जिसमें 4 फेज होते हैं। एक साइकिल आपका 90 से 120 मिनट का होता है, और इस तरह से पूरे रात में 4 से 5 साइकिल में आपकी नींद पूरी होती है। तो इसमें हम देखेंगे कि एक साइकिल में होता क्या है। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टेज 1, 2, 3 और रैम, इस तरह से 4 स्टेजेस दिखाई है मैंने। जिसमें स्टेज 1 को हम N1 स्लीप कहते हैं, जिसमें आप को ये तो आप नींद में जाने शुरू ही करते हैं और आपको पर पता होता है कि आपके बाहर क्या चल रहा है। जब आप 5 से 10 मिनट में स्टेज 1 से आप स्टेज 2 में जाते हैं, तो ये थोड़ी सी गहरी नींद होती है, हल्की गहरी नींद होती है ये, जहाँ पे आपका ब्रेन आपके सराउंडिंग से कनेक्टिविटी खत्म कर देता है। जब स्टेज 2 आपके पूरे रात भर में 50% हिस्सा होता है आपकी नींद का। और स्टेज 2 से जब आप स्टेज 3 में जाते हो, जिसको हम डीप स्लीप कहते हैं, गहरी नींद कहते हैं, N3 स्लीप, यहाँ पर आपके बॉडी में बेसिक जो रिस्टोरेशन होनी चाहिए, जो रिकवरी होनी चाहिए, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपके बॉडी के मसल्स और टिश्यू की डेवलपमेंट होती है, वो आपकी N3 स्टेज में होती है, जो पूरी रात का 15 से 20% होता है। जब स्टेज 3 से आप रैम स्लीप में जाते हो, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है, जिसे हम बेसिकली गहरी सपनों वाली नींद कहते हैं। यहाँ पे आप सपने देख रहे होते हो, उस समय आपका दिमाग आपकी मेमोरी को कंसोलिडेट करने में लगा होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि किस तरह से नींद के ये चारों साइकिल हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, और किस तरह से ये चारों साइकिल के होने की वजह से आपके दिमाग से टॉक्सिन्स क्लियर होते हैं, आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है, आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं, आप दिन भर में अच्छे से सोच पाते हो, पूरी एनर्जी के साथ और क्रिएटिविटी के साथ अपना दिन स्पेंड करते हो, आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होने लगता है, आपके हार्ट डिसीज के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो भी कम करने में आपकी ये साइक्लिक नींद मदद करती है। यदि आपके नींद में किसी वजह से यह साइकिल पूरा नहीं हो पाता है, तो आपको फिर डिप्रेशन, हार्ट की बीमारी और कई तरह की बीमारियां हैं जो आपको पकड़ने लगती है। तो हमने देखा है कि जिस तरह से दूसरी बीमारियां हमारे शरीर में होती है, नींद से रिलेटेड भी काफी बीमारियां होती है। और आज की तारीख में 70 से अधिक बीमारियां हैं जो सिर्फ नींद से जुड़ी हुई हैं। लेकिन एक बार इनकी डायग्नोसिस हो जाए तो ये सभी बीमारियां ऑलमोस्ट ट्रीटेबल होती हैं। तो आज मैं बात करूंगी कि नींद की एक पर्टिकुलर बीमारी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, जिसको हम स्लीप एपनिया की बीमारी बोलते हैं। तो खर्राटे क्या, हर खर्राटे लेने वाला व्यक्ति स्लीप एपनिया होता है, या और हो जाता है तो उसकी डायग्नोसिस कैसे होती है, उसका ट्रीटमेंट कैसा होता है। तो इस चीज पे एक सर्वे किया गया था कि भाई, यदि हम ये देखें कि भाई आप जब रात में दो जने एक साथ सोते हैं, तो बेड पार्टनर की सबसे ज्यादा बुरी लगने वाली कौन सी बात होती है जो आपके बेड पार्टनर को रात भर परेशान करके रखती है। तो 49% लोगों ने कहा कि खर्राटे एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बिल्कुल अनबेरेबल होती है। तो इसका कितना बुरा इम्पैक्ट हो सकता है, आप यहाँ देखेंगे कि लोग स्लीप डाइवोर्स लेने लग गए हैं। फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो मोस्टली डाइवोर्स होने का रीजन लोग कहते हैं कि भाई हमारा बेड पार्टनर तो जोर जोर से खर्राटे लेता है और हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। और हमारे इंडिया में डाइवोर्स तो नहीं होते हैं, लेकिन बेडरूम डाइवोर्स जरूर हो जाते हैं, लोग अलग अलग कमरों में सोने चले जाते हैं।
तो जैसा कि अब क्या खर्राटे स्लीप एपनिया को लीड कर सकता है, खर्राटे क्यों आते हैं, ये सब समझने के लिए पहले हमको जानना ज़रूरी है कि हमारा साँस का पैटर्न क्या होता है, किस तरह से हमारा साँस हमारे फेफड़ों तक पहुँचता है। तो यहाँ आप देखोगे कि किस तरह से साँस नाक से प्रवेश करते हुए आपके गले के इस हिस्से से नीचे जाते हुए फिर फेफड़ों तक पहुँचता है। तो वास्तव में क्या होता होगा? क्यों खर्राटे आते हैं? क्यों स्लीप एपनिया होता है? उसको समझने के लिए अ, हम इस फिगर में देखेंगे कि यहाँ पे एक नॉर्मल फिगर है, जहाँ पे आसानी से साँस अंदर-बाहर हो रही है, यहाँ कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। पर जो कि ये हिस्सा बहुत ही सकरा होता है और जब इंसान सीधे लेटता है तो 10% ये हिस्सा नॉर्मल कोर्स में हम सभी लोगों का नीचे की तरफ आता है। और यदि यह दिन के समय यदि 30 से 40% भी नीचे की तरफ आ चुका है इस हिस्सा, तो ये हवा जो आसानी से जा रही है, ये टकरा के निकलेगी और जब ये टकरा के निकलेगी तो एक साउंड निकलेगा जिसको हम खर्राटे की आवाज़ बोलते हैं। तो क्या हर खर्राटे लेने वाले व्यक्ति को स्लीप एपनिया हो सकता है? तो ये वास्तव में ऐसा नहीं होता है। लेकिन यदि आपके खर्राटे बहुत तेज़ हैं, आप बहुत सालों से खर्राटे ले रहे हैं, तो चांस है कि आप स्लीप एपनिया की तरफ जा रहे हैं। तो इस दूसरे फिगर में हम देखेंगे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गले के जो टिश्यू हैं काफ़ी हद तक नीचे आ गए हैं। यदि दिन के समय 80 से 90% ये टिश्यू आपका नीचे आ चुका है और रात में 10% ग्रेविटी के कारण और नीचे आता है, तो 100% आप देखेंगे यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। तो जब आपके गले में नींद की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आपकी सांस में रुकावट आती है, तो उस बीमारी को हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो क्या होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया? क्यों यह ठीक नहीं है? तो जब आपकी सांस रुकेगी तो आपकी डेफिनेटली ऑक्सीजन लेवल आपके बॉडी में कुछ समय के लिए कट डाउन होता है और जब ऑक्सीजन लेवल कट डाउन होगा तो वो आपके ब्रेन को सिग्नल भेजेगा कि भाई उठो और सांस लो। जब आप उठे ना उठे आपके ब्रेन में एक मिनी अराउजल होता है, तो जैसे ही वो अराउजल होगा वो आपके नींद के जो साइकिल को ब्रेक करेगा। अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि क्यों नींद का साइकिल इम्पोर्टेंट है। यदि नींद का साइकिल आपका पूरा होता है तो आपके बॉडी में रेस्ट और रेस्टोरेशन दोनों होती है। पर यदि नींद का साइकिल बार बार टूटेगा ऑक्सीजन की कमी से और आपकी रिस्टोरेशन नहीं होगी, रिकवरी नहीं होगी बॉडी में, तो उसका क्या नतीजा हो सकता है, वो जानने के लिए हम आगे देखेंगे कि क्या-क्या प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो। तो पहले मैं बात करूँगी कि कौन से रिस्क फैक्टर है जो आपके गले के टिश्यू को सकरा कर सकते हैं, आपको स्लीप एपनिया की तरफ धकेल सकते हैं। तो यदि हम जेंडर की बात करें तो मेल और फीमेल में मेल्स ज़्यादा प्रोन होते हैं उनके एनाटॉमिकल कंडीशंस के कारण और यदि आपका वजन अधिक है या आप अफ्रीकन अमेरिकन बिलोंग करते हैं या आप मेनोपॉज औरतों में मेनोपॉज हो चुका है या आप स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री लेकर बैठे हैं या आप सब्सटेंस अब्यूज के शिकार हैं या आप अल्कोहल लेते हैं या स्मोक करते हैं या तंबाकू या किसी तरह का ड्रग्स का सेवन करते हैं या हम गर्दन की चौड़ाई की बात करें तो आदमियों में यदि 17 सेंटीमीटर से अधिक चौड़ाई है और औरतों में यदि 16 सेंटीमीटर से अधिक गर्दन की चौड़ाई है, तो भी स्लीप एपनिया होने के चांस काफ़ी हाई हो जाते हैं। यदि आप की उम्र बढ़ती उम्र की तरफ है या आप ऑलरेडी मेडिकल कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज़ है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी, इस तरह की बीमारी से ऑलरेडी जूझ रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि भई आपको स्लीप एपनिया होने के चांसेस हाई हैं। तो क्या होगा यदि इस बीमारी को आप नहीं ठीक करते हो, नहीं आप अपने रात में होने वाले ऑक्सीजन की कमी को पूरी तरह ठीक करोगे, नींद के साइकिल को नहीं ठीक करोगे, तो खर्राटे के साथ-साथ आपको डिप्रेशन, हार्ट की बीमारी, शुगर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी, ये सभी चीज़ें आपको शरीर में धीरे-धीरे करके समय के साथ आने लगती हैं। और यदि ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो ब्रेन हैमरेज होने में समय नहीं लगता है। ऑलमोस्ट हमने एक सर्वे में देखा है कि 20% जो डेथ हुई है नींद में, जिनको हम साइलेंट डेथ बोलते हैं, वो सब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से हुई हैं। इसलिए और इसके अलावा यदि हम बात करें कि आपने सुना होगा कि भई
फ्लाइट एक्सीडेंट हुआ या ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया क्योंकि बंदा खर्राटे ले रहा था। तो यहाँ पे यदि आपकी रात की नींद पूरी नहीं हो पा रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो नेचुरल है कि आप दिन में आप नींद पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो और ऐसे समय आपके वर्क प्लेस और आपके ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो आप इस तरह ना सिर्फ अपनी जान पे खतरा मोल ले रहे हैं, इस तरह से आप दूसरों की जान पे भी खतरा दे रहे हैं। तो कई लोग मुझसे क्लिनिक में आके पूछते हैं कि भई मैडम मैं तो अकेले सोता हूँ, मुझे नहीं पता मुझे खर्राटे आते हैं क्या? मुझे नहीं मालूम मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है क्या? तो ऐसे में मेरा ये कहना है कि कुछ वार्निंग साइन्स होते हैं, जो हमें ये बीमारी दिखाती है कि भई ये साइन आपको है, तो आप अपने किसी स्लीप के डॉक्टर से मिलिए जाके और अपनी प्रॉब्लम की डायग्नोसिस कराइए। तो यहाँ पे वार्निंग साइन सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी ड्राउज़ी ड्राइविंग जैसा कि मैंने अभी कहा कि अ, यदि आप नींद में हैं और नींद में यदि आप ड्राइव कर रहे हैं तो ना सिर्फ आप खुद के लिए खतरा है, आप दूसरों के लिए भी खतरा है। तो ड्राउज़ी ड्राइविंग के अलावा यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अपने वर्क प्लेस पे काम करते-करते आपको नींद लग जाती है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या आपका बेड पार्टनर कहता है कि भई आप साँस लेने में आपको डिस्कम्फ़र्ट होता है, आप एकदम से साँस लेने के लिए स्ट्रगल करते हो सकता है आपको पता ना चले पर कभी-कभी ये भी होता है कि जब बहुत ज़्यादा आप स्ट्रगल करते हो, आपकी अचानक से नींद टूट जाती है और आपको लगता है कि जैसे किसी ने मेरा गला दबा दिया है या आप बहुत ही भयानक सा सपना देख रहे होते हो और आपको ऐसा लगता है कि सपने में कोई आपको कोई गला दबा रहा है या आपको दिन में ऐसा लगता है कि आप बिना किसी वजह से आप बहुत थकान महसूस कर रहे हैं, कुछ नहीं करते हुए भी आपका शरीर थक रहा है। या बच्चे हैं या बिज़नेस में हैं, आपको ऐसा लगता है कि पहले आप फुल फ़ोकस्ड थे, अब आपका फ़ोकस ख़त्म हो गया है। आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं, आप छोटी-छोटी बातों को भूल जाते हो, आप कस्टमर से डील करते-करते भूल जाते हो कि आपने उसे उसने क्या डिमांड की थी और आपको क्या देना था या आपका पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। आपको रिलेशनशिप की बात करें, यदि आपको ऐसा लगता है कि अ, आपकी रिलेशनशिप अब इतनी अच्छी नहीं है, आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ रही है एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए या मेडिकल कंडीशंस की हम बात करते हैं कि भई थायराइड है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दवाइयाँ आप खा रहे हो लेकिन आपके लेवल्स क्लिनिकली नॉर्मल नहीं आ रहे हैं। तो ये सभी साइन्स हमें बताते हैं कि इसमें से कि भई अभी कहीं न कहीं हमारे शरीर में कुछ तो है जो ठीक नहीं हो रहा है हमारे साथ। तो यदि दिन में सब कुछ ठीक है, इसका मतलब हो सकता है रात की नींद हमारी ठीक नहीं है और हमें उसे देखने की ज़रूरत है। अब आप इन सब प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, ऐसे में आप अपने नींद के डॉक्टर के पास जाते हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपसे क्या पूछेगा? तो उसके कुछ जनरल क्वेश्चन्स होते हैं, वो आपसे पूछेगा कि भई क्या आप अचानक से आधी रात में या सुबह-सुबह उठ के बैठ जाते हो, आपके मुँह में एकदम से आपको सूखापन लगता है? क्या आपको मुँह में से बहुत ज़्यादा लार टपकती है नींद में या आपको रात में बार-बार बाथरूम जाना पड़ता है? या रात में ऐसा होता है कि आपका बेड पार्टनर कह रहा है कि भई आप एकदम से बहुत ज़ोर से साउंड करके उठते हो या आपको साँस लेने में दिक्कत होती है या आपको रात में बहुत ज़्यादा ठंड या गर्मी लगती है या सुबह आप अचानक से बहुत बुरा सपना देख के चमक के उठ जाते हो। सुबह उठते हो तो क्या आपके सर में भारीपन रहता है? क्या रात में आप पसीने से भर जाते हो? या दिन में आपको उठने के बाद भी ऐसा लगता है कि बहुत थकान लग रही है, बिस्तर छोड़ने का मन नहीं कर रहा है? आपको दिन में भी ऐसा लग रहा है कि बस अब मुझे और सोना चाहिए, मैं कुछ काम नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ गया है, चीज़ें याद नहीं रहती हैं, वज़न बढ़ते जा रहा है, कोशिश करके भी वज़न कम नहीं कर पा रहे हैं, भूख ज़्यादा लगने लगी है, भूख पे कंट्रोल खत्म हो गया है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आपका डॉक्टर इंक्वायर करता है कि हाँ भई हो सकता है कि आपको स्लीप एपनिया होने के चांसेस हैं। यदि ऐसा लगता है कि हाँ, हो सकता है तो वो फिर आपको क्लिनिकली एग्ज़ामिनेशन करेगा। वो देखेगा क्या आपके बॉडी में मोटापा ज़रूरत से क्या आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं या आपके नाक का एग्ज़ामिनेशन करेगा, देखेगा कि क्या नाक के अंदर किसी तरह की कोई पैथोलॉजी है, मस्से बढ़ गए हैं नाक के अंदर या आपके क्या डिवेटेड सेप्टम है या साइनोसाइटिस बहुत ज़्यादा है जो उसने नाक को ब्लॉक कर रखा है। आपकी चिन एग्ज़ामिनेशन करेगा तो क्या चिन आपका नॉर्मल है या ज़रूरत से ज़्यादा छोटा है या पीछे है थोड़ा-सा नॉर्मल से,
जो कि आपको एनाटॉमिकली प्रोन करता है कि भाई स्लीप एपनिया होने के चांसेस हैं। फिर आपका गले का जब एग्जामिनेशन करेगा डॉक्टर तो देखेगा, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिगर 1 और 2 में यहाँ अच्छी खासी ओपनिंग दिख रही है, पर आप यहाँ फिगर 3 और 4 बिल्कुल इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि सांस जाने के रास्ते में आपकी जो स्पेस होनी चाहिए वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं के बराबर या नहीं ही बची है, या गले में टॉन्सिल्स इतने बड़े हो गए हैं कि आपके गले का रास्ता अवरोध कर रहे हैं, या दांतों में देखेंगे क्या किसी तरह का माल ऑक्लूजन है, या जीभ क्या इतनी ज्यादा जरूरत से ज्यादा बड़ी है, जो आपके हो सकता है कि जब आप सोते हैं तो आपके सांस के रास्ते को बंद करती हो, या क्या आपका जो तलवा है ऊपर का, क्या वो तालू जरूरत से ज्यादा ऊपर उठा हुआ है। इस तरह के क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके जब आपके डॉक्टर को लगता है कि भाई आपको स्लीप एपनिया होने के चांसेस काफी हाई है, अब आप हाई रिस्क स्लीप एपनिया पेशेंट हो, तब आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि भाई हमें एक पॉलीसोनोग्राफी टेस्ट होता है और ये टेस्ट को हमें करना चाहिए। तो ये टेस्ट वास्तव में दो तरह से होते हैं, एक होते हैं जो आप प्रॉपर स्लीप लैब में जाते हैं, वहां पे जाके आप इस तरह से देखेंगे कि ये पूरा कंप्लीट आपका टेस्ट हो रहा है, और या फिर आपके घर पे आके टेक्नीशियन आपको मशीन लगा के जाता है, जिसको हम HST बोलते हैं, होम स्लीप टेस्ट। तो ये दोनों ही तरीके होते हैं इस बीमारी को डायग्नोस करने के, कि आप क्या चाह रहे हो, आप अपने घर के कंफर्ट से टेस्ट चाहते हो, या आप चाहते हो कि भाई आप टेक्नीशियन के अंडर वॉचिंग में आपकी पूरी रात जांच हो। तो इन दैट केस यहाँ हम देखेंगे कि ये जो स्लीप लैब है, यहाँ पे हम EEG सेंसर्स होते हैं जो आपके ब्रेन के वेव्स देखते हैं कि किस तरह से आपकी नींद का साइकिल पूरी रात चलता है। उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे कि नाक में ये कैन्युला लगा रखा है जो आपके सांस के पैसेज को देखता है कि भाई रात भर में आपका सांस कितना रुक रहा है, कितना प्रॉपर फ्लो है नहीं है। ऑक्सीजन पूरी रात देखी जाती है, ये पल्स ऑक्सीमीटर है यहाँ पर। अ, ये इस पूरी रात ECG चलता है, लेग के मूवमेंट्स देखे जाते हैं, सांस के चेस्ट के मूवमेंट्स देखे जाते हैं। तो इस तरह से मल्टी पैरामीटर स्टडी होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि पूरी रात ऑक्सीजन की कमी कितनी थी और वो किस तरह से आपके नींद के साइकिल पे, आपके हार्ट पे, आपके ब्लड प्रेशर पे क्या इम्पैक्ट दे रही है, आपके बॉडी मूवमेंट्स पे क्या इम्पैक्ट दे रही है। तो इस तरह से पूरी रात की स्टडी करके उसकी जांच करके जब ये हमें पता लगता है कि हाँ अब आपको ये बीमारी है, तो ये बीमारी को 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। यदि हमें लगता है कि आपकी बीमारी माइल्ड है और जस्ट वेट मैनेजमेंट करके या टंग एक्सरसाइज करके उसे हम ठीक कर सकते हैं तो ये रिकमेंडेशन होती है, पर यदि मॉडरेट टू सीवियर में आती है तो उस केस में हम आपको CPAP मशीन देते हैं। ये मशीन में एक मास्क लगा होता है जो मशीन से अटैच होता है, जिसे आपको पहन के पूरी रात सोना होता है। एक निश्चित प्रेशर पे ये मशीन आपको हवा फेंकती है जो आपके गले के पैसेज को पूरी तरह खोल के रखने में सक्षम होती है। तो जब आप पूरी रात CPAP मशीन लगा के सोते हैं तो आपका ऑक्सीजनेशन और आपका स्लीप का साइकिल दोनों 100% हो जाता है। तो इस तरह से और भी ट्रीटमेंट लाइन है जो अवेलेबल है, यदि डॉक्टर को लगता है कि भाई आपको सिर्फ पीठ के बल सोने पे ही आपको इवेंट्स हैं, मगर आप यदि करवट से सोते हैं तो आपका स्लीप एपनिया मैनेजेबल है, उस केस में आपको पोजिशनल डिवाइस देते हैं। कुछ डॉक्टर्स आपको मैंडिबुलर अप्लायंस भी बताते हैं जो माइल्ड से मॉडरेट लेवल पे काफ़ी अच्छा काम करता है। और यहाँ पे आप देखेंगे एक प्रूवन थेरेपी भी होती है जिसमें आप इस तरह से स्टिक करके इस डिवाइस को यूज़ करते हैं। कुछ लोग आपको सर्जरीज भी एडवाइस करते हैं, सर्जरी जहाँ पे यदि हमको लगता है टॉन्सिल्स हैं, एडिनॉइड्स हैं जिन्हें निकालना बहुत ज़रूरी है, या फिर और भी एडवांस सर्जरी होती है, पर सर्जरी ऑप्शन में कितने बेनिफिट होते हैं ये केस टू केस डिफर करते हैं। अगेन इम्प्लांट भी एक तरह का ऑप्शन आजकल नया ऑप्शन आ चुका है, जिसे आप चेस्ट में एक डिवाइस आपका इम्प्लांट करते हैं जो आपको स्लीप एपनिया को ट्रीट करने में मदद करता है।
यदि हम बात करें सीपैप मशीन की, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिवाइस सीपैप मशीन है। इसे आज की तारीख में गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह की कोई आपके बॉडी में सर्जरी नहीं हो रही है, आपको कोई मेडिकेशन नहीं लेना है, जस्ट एक डिवाइस पहन के सोना है। और इसका जो एडरेंस और कंप्लायंस रेट है, इसकी जो सक्सेस रेट है, आज की तारीख में हाईएस्ट नोटिस की गई है। इसलिए बेस्ट ट्रीटमेंट हम सीपैप को मानते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि रिस्क फैक्टर की हम बात करते हैं कि भाई किस तरह से यदि आपके शरीर में दूसरी बीमारियां हैं तो स्लीप एपनिया होने के चांसेस कितने हाई है। तो ये स्लाइड में मैंने वही दिखाया है कि आज की तारीख में कितने मिलियंस लोगों को डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, थायराइड है, मोटापा है, डिप्रेशन है। तो इन सब बीमारियों का जितना हाई परसेंटेज है, उतना ही हाई परसेंटेज 25 से 80% तक चांस होते हैं स्लीप एपनिया का इन सभी बीमारियों के साथ में एसोसिएशन होता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई सिम्टम नहीं है लेकिन आपको इसमें से कोई बीमारी है, तो आपको अपने नींद के डॉक्टर के पास जाके अपनी एक स्लीप की स्क्रीनिंग जरूर करना चाहिए। सो उसको अवॉइड ना करें। तो अब हम कुछ पॉजिटिव बात करेंगे कि भाई स्लीप एपनिया ट्रीट क्यों करना चाहिए। तो क्या स्लीप एपनिया ट्रीट करने से कुछ जादू होता है? तो मैं कहूँगी यस, डेफिनेटली जादू होता है आपकी लाइफ में। आप अपने वर्क प्लेस पे काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हैं, आप फोकस्ड होते हैं लाइफ में, और एक जो ग्रोथ होनी चाहिए आपकी लाइफ में, आप जो टारगेट करते हैं कि हाँ ये मेरा टारगेट है, आज मैं यहाँ हूँ, कल मुझे वहाँ पहुँचना है, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको स्लीप एपनिया ट्रीट करना चाहिए। यदि आप हेल्थ केयर सेक्टर को अननेसेसरी पेमेंट नहीं करना चाहते हो, आप अपने हार्ट को हमेशा हेल्दी बनाए रखना चाहते हो, अपनी एक रिलेशनशिप, एक अच्छी रिलेशनशिप को बनाए रखना चाहते हो, तो यदि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में सक्सेसफुल होना है, तो ध्यान रखो हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड मिलकर ही एक हैप्पी लाइफ लीड होती है। इसलिए यदि स्लीप एपनिया है तो उसे इग्नोर मत करो, उसे ट्रीट करो। और मेरा लास्ट मैसेज है, स्लीप फॉर 7 आवर्स, जस्ट डू इट। लेकिन सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी भी। सो एक क्वालिटी स्लीप पे फोकस करें और कोशिश करें कि आपकी नींद 100% ऑक्सीजनेशन के साथ में हो, उसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। थैंक यू so much.